तो क्लास 10th के शुरुआत में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ आता है और वो प्रूफ है ये, जरा इधर देखो, √3 इज इरेशनल। अब यहाँ √3 की जगह √5 भी हो सकता है, इस तरह का प्रूफ होता है। अब हमारे यहाँ कोचिंग में स्टूडेंट आते हैं IIT की तैयारी करने 11th के बाद, तब भी वो इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। कहते हैं सर वो जो 10th में प्रूफ था ना √3 इज इरेशनल, वो फील नहीं हो पाता था, उसमें बाउंस चला जाता था, बस हमने याद कर लिया था क्योंकि वो था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पेपर में हम उसको एज इट इज़ लिखाए। अब चाहे कितने भी चाहे स्टूडेंट होशियार हैं या कमज़ोर हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, सबको इसमें दिक्कत आती ज़रूर थी। अब वो मुझे पता है दिक्कत क्यों आती है। अब दिक्कत आने का कारण स्टूडेंट की कमी नहीं है, ये दिक्कत आने के कारण है मैथमेटिक्स की कमी। स्टूडेंट की कमी नहीं है, किसकी कमी है? मैथमेटिक्स की कमी है। और कुछ इसमें एक राज है जो अचानक से प्रकट हो जाता है। अब वो भी कमी मैथमेटिक्स की है, तो हम इसको सबसे पहले तो समझते हैं कि इसमें एक तो वो राज क्या है, और शुरुआत ही इसकी जो होती है ना, वहीं पे स्टूडेंट को अजीब सा लगने लगता है। बच्चे कहते हैं सर शुरुआत ही बड़ी अजीब होती है। अब कारण क्या है? अब शुरुआत क्या है? देखो, शुरुआत में हम सबसे पहले लेट करते हैं कि √3 इज रैशनल। अब यही बात अजीब लगती है कि √3 को करना है प्रूफ इरेशनल और लेट कर लिया है रैशनल। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम सीधे सीधे कर नहीं सकते, सीधे सीधे हम √3 की वैल्यू को लिख नहीं सकते। एक हमारा सीधा सीधा मेथड होता है जो हम 99% क्वेश्चन में करते हैं, एसर्शन के √3 की वैल्यू आप निकाल दो और दिखा दो कि ये √3 की वैल्यू है, तो और ये हो गया इरेशनल। लेकिन √3 की वैल्यू, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर होता है, तो √3 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1.720305 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, डेसिमल एंड नहीं होगा, इरेशनल नंबर है। इसलिए डेसिमल कोई भी एंड नहीं होगा, डेसिमल का इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसको आप कहाँ तक एक्सप्रेस करोगे? तो मैथमेटिक्स में ये कमी है। अब ये कमी किसकी है? मैथमेटिक्स की है कि हम √3 को क्लियर कट लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है √3 को लिखना, तो सीधे सीधे तो हम कर ही नहीं सकते। सीधे सीधे करने का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं उल्टा काम। उल्टा काम के क्या मानते हैं हम इसको? इरेशनल तो कर नहीं सकते प्रूफ, तो रैशनल मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ रैशनल नहीं होगी वो होगी इरेशनल। अगर कोई नंबर, सॉरी नंबर की बात करेंगे हम, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो होगा इरेशनल। तो रैशनल मान के चलते हैं, और ये रैशनल है नहीं तो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, और जैसे ही गड़बड़ करेगा वैसे ये पकड़ में आ जाएगा, तब हम कहेंगे ये रैशनल नहीं है। तो फिर कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रैशनल के अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नंबर में इरेशनल की है। तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनल मानते हैं। तो रैशनल मानते हैं तब ध्यान दो, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो P ऊपर भी इंटीजर होगा और नीचे भी इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर वो जिनको बिना डेसिमल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन नंबर्स को, और Q 0 नहीं होना चाहिए साथ में, और क्या है, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 12/16 अब ये है, अब इन दोनों में है तो कॉमन फैक्टर, अब ये P/Q की फॉर्म है, लेकिन फाइनली हम इसको किस तरह से लिखते हैं? कैंसिल करके फाइनली 3 और 4, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। कोई भी कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब 3 और 4 का जो HCF होगा वो होगा 1। 3 और 4 का HCF कितना होगा? 1। तो रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, या 10th में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली को प्राइम। तो ये कैसे होंगे? P और Q को प्राइम। ऐसा अगर हमने इसको रैशनल मान लिया है तो ये बात फिर इसके साथ में होगी। अब ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा, अगर रैशनल नहीं होगा, तो ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, गड़बड़ भी कोई बात नहीं है, गड़बड़ में भी कोई वो गड़बड़ हम देख लेंगे, लेकिन एक बड़ी परेशानी बीच में और आ जाती है, जो बिल्कुल क्या कहते हैं स्टूडेंट के लिए एक अजीबोगरीब चीज़ होती है। अब वो क्या होती है अजीबोगरीब चीज़, उसको भी बताऊंगा, लेकिन है क्या वो अजीबोगरीब चीज़, उसको समझो पहले।
कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 12 एक नंबर है, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम। प्राइम फैक्टर करना आता होगा आपको, इस तरह से करते हैं। ये 12 है, 2 से डिवाइड किया इसको तो 6 आ गया, 2 से फिर डिवाइड किया, ये इस तरह से करते हैं 3, ठीक, 3 1 जा 3, तो ये 2 दो बार आ रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर, ये प्राइम नंबर हो गया 2, फिर इंटू 3 टू द पावर 1। अब ये क्या कर लिया हमने, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 12 है एक इंटीजर, 12 एक इंटीजर है। अब इस इंटीजर का अगर हम करें स्क्वायर, ध्यान दो, इस इंटीजर का स्क्वायर करें तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। दोनों साइड में हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये तो हो गया 12 का स्क्वायर। अब इधर देखें तो ये 2 की पावर हो गई 4 और 3 की पावर हो गई 2, यानी कि देखो 1 पावर 2 से ये इंटू हो जाएगी, ये 2 पावर, ध्यान दो इस तरह से, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इंटू 2, ये अलग अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2, यानी कि इस पे ध्यान दो, इसमें आप ध्यान दोगे तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा ये कि जो भी प्राइम फैक्टर की पावर होगी इसमें इंटीजर के स्क्वायर में, वो 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, इवन होगी, ऑड नहीं होगी, क्योंकि ये 2 क्या होगा, इन सारी पावर में मल्टीप्लाई होकर सारी पावर को इवन बना देगा, तो इवन होगी। यानी कि अब इसमें कुछ खास बात देखो, ध्यान दो, अब ये एक अलग चीज़ आती है। अब क्यों अलग से आती है, तो अब इधर देखो 12 स्क्वायर अगर हम देखें तो वो है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इस तरह से ये 12 इंटू 12। अब हम इसको किसी नंबर, प्राइम नंबर 3 से, अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया 3 से। 7 से करते तो नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 से किया तो हो गया, लेकिन 3 से किया तो हो गया, तो एक 3 और बच गया कि नहीं बच गया, एक 3 और बच गया, यानी कि कंपलसरी, क्योंकि 3 की पावर तो क्या थी हमारी, इवन थी, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, लेकिन ये दूसरी पावर तो बच जाएगी कंपलसरी। यानी कि ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर अगर जैसे प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो एक 3 से और डिवाइड हो सकता है, यानी कि 12 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केवल 12 स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो केवल 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसमें 2 बार आ रहा होगा और स्क्वायर में 2 बार आ रहा है, तो केवल एक पावर लें तो एक बार तो उसमें भी आ रहा होगा, एक बार तो उसमें भी आ रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। फिर से ध्यान दो, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। ये अब अचानक कहाँ से बताया, अचानक ही आएगा नंबर सिस्टम का रिजल्ट, क्योंकि नंबर सिस्टम का एरिया है बहुत वाइड, उसको हम कितनी भी बड़ी किताब लिख रहे हैं उसमें नहीं लिख सकते। इसका रिजल्ट तो सिलेबस में कोई इस तरह से हम कंटेन नहीं करते हैं। अब क्या है कि है तो नंबर का रिलेशन, तो उसको आसानी से समझा जा सकता है, तो ये जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है हम नंबर सिस्टम के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब ये आपको पहले से फॉर्मूला बताया नहीं जाएगा, ये तरीका पहले से बताया नहीं जाएगा। अब उसका रीज़न मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखो। यानी कि ये जो चीज़ निकल के आई वो क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। अब ध्यान दो आगे, अब ये आपको इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अब आपको ये ऐसे समझ में आएगा, एकदम फिट हो जाएगा, दिल से फील करने वाली बात तो छोड़ो, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इस चैनल से जुड़े हो, आए हो, तो आपको फ़र्क तो पता चलना चाहिए। तमाम वीडियो हैं और बता दिया सीधे सीधे, समझ में आता नहीं है बच्चों को। अब रीज़न पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो अब आप
आगे ध्यान दो कि अब हमने इसको मान लिया था क्या, P/Q क्या है हमारा, P/Q की फॉर्म में है √3। तो अब हम इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना कि P√3Q, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा √3Q। अब हम √3 तो हमारा वैसे ही पहेली है, इसी को हम देख रहे हैं, तो √3 को हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब अवॉइड करने का हमारे पास तरीका क्या है, अवॉइड करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ हम कर दें स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा P² इक्वल्स टू 3Q²। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, Q² इक्वल्स टू P²/3। अब ध्यान दो, Q क्या है, इंटीजर है। Q इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर कोई इंटीजर है, कोई नंबर इस तरह का है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी डेसिमल नहीं आएगा। ठीक, डेसिमल नहीं आएगा मतलब इंटीजर होगा। यानी कि ये देखो Q इंटीजर है, Q² भी इंटीजर होगा। तो सीधी बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है इंटीजर, तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होगी। तो तभी इंटीजर पॉसिबल है जब P² 3 से कैंसिल हो जाए। जैसे कि 7/3। अब ये देखें हम, या 25/3, मान लो ये है 25/3। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो इंटीजर नहीं बनेगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब जैसे कि यहाँ पे हम देखें P² मान लिया हमने 36 है, तो अब ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया क्या आपके पास इंटीजर। तो इंटीजर आने के लिए क्या होना चाहिए, ये 3P² को डिवाइड करना चाहिए, 3P² को डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे। ये देखो, ये साइन है विच इम्प्लाइज दैट। ये क्या है, विच इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब है, इस साइन का मतलब ही ये है कि इसका मतलब है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। अब देखो ध्यान दो, हम यहाँ पे P²/3, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि P² इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो 3 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा, ये बात बताई। अब यही रिजल्ट है जो अचानक से यहाँ पे प्रकट होता है, तब बच्चों को कुछ अजीब और लगता है। अब एक साथ इसमें अजीब लगने वाली 2 बातें हैं, ठीक। तो अब दूसरी बात, अब तो हमें क्लियर है, तो अब हम इसको ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब ये इकलौता प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन ये सबसे आसान प्रूफ है, ध्यान रखना। P² इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम कह सकते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। P भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, P 3 से डिवाइड हो जाएगा। तब हम देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे करते हैं कि कोई भी नंबर जैसे कि 15 है, 15 3 से डिवाइड होता है तो 3 × 5 लिख सकते हैं। 21 है तो इसको 3 × 7 लिख सकते हैं। जैसे 33 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 11, यानी कि 3 इसमें कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर आ सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि P क्या है हमारा, P को हम लिख सकते हैं 3 × n, ठीक है। वेयर n क्या है, n है इंटीजर, n इज इंटीजर, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P को। अब P को जो हमने ये लिखा है ना 3n, अब P को 3n हम इस इक्वेशन में लिख देते हैं। इस इक्वेशन में P को 3n लिख देते हैं। पुट P इक्वल्स टू 3n इन 1। इस इक्वेशन में लिखेंगे तो 3n का स्क्वायर हो जाएगा, P² है तो 3n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9n² इक्वल्स टू Q² 3Q², ठीक।
इससे 9 को उधर डिवाइड करें तो एन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब फिर से वही पेज फंस गया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल। अब ये क्या है, ये इंटीजर है तो ये वाली साइड भी इंटीजर होगी, ये वाली साइड इंटीजर होगी, इसका मतलब क्यू स्क्वायर हम फिर से कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है, 3 से। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नोट कर लेना इसको, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, वही रिजल्ट कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। नंबर सिस्टम का रिजल्ट है ये। अब इसको हमने यहाँ पे क्यू में भी क्या है, क्यू भी 3 से डिवाइड हो रहा है और पी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब पी में भी और क्यू में भी दोनों में एक फैक्टर है 3, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जबकि हमारा कैसा होना चाहिए, हैविंग नो कॉमन फैक्टर या को प्राइम होने चाहिए ये पी और क्यू। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अब हम लिखते हैं कि देखो इस तरह से कि विच इम्प्लाइज दैट पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर क्या, 3। अब यहाँ लिखेंगे हम फाइनली विच इम्प्लाइज दैट क्या है कि अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया हुआ है, इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन कैसा हो गया, गलत हो गया। जो हमने एज्यूम किया था वो चीज़ गलत हो गई। इसका मतलब तो ये होगा कि √3 इज नॉट रैशनल, √3 रैशनल नहीं होगा। हमने रैशनल माना था, वो बात नहीं है। अब कोई नंबर रैशनल नहीं है तो उसके लिए फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है रियल नंबर के लिए। वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि √3 इज इरेशनल। लो, खत्म हो गई कहानी, बस हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। इसको नोट कर लो, क्योंकि लिखना इसी पैटर्न पे है बोर्ड में एज इट इज़, तो इसको नोट करने से ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा।